व्हाट्सअप कैसे हो आप सब। देखो आज का इस लेक्चर में मैं आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ और ये सॉल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। इसके पहले जो हमने टॉपिक किया था मुझे उसके बारे में थोड़ा सा आपको रिकैप करना होगा कि वो है क्या। तो अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं हमारे वीडियोस को तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम हमने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताया था। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या है उसको पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके बाद आपको नॉन आइडियल समझ में आएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वो हाइपोथेटिकल या वो इमेजिनरी सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है एट ऑल द कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, जिसका ये मतलब है कि अगर आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे या कम करोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। इसका मतलब है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी मोल फ्रैक्शन बढ़ाने से वेपर प्रेशर उतना नहीं बढ़ता जितना एक्सपेक्ट करते हो या उतना नहीं कम होता जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, राइट। तो ये है नॉन आइडियल। तो पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। इसमें 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे आकर हम बात करेंगे और उनसे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है क्या और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आखिर है कहां और कौन कौन से एग्जाम्पल्स है इसके लिए। चलो पहले इसको हम डिफाइन करने के लिए एक लाइन लिख देते हैं और वो ये है कि द सॉल्यूशन which do not obey Raoult's law at all concentration are called non-ideal solution, राइट। यानी जो सॉल्यूशन हर कॉन्सेंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब चलो इसको बहुत अच्छी तरह से देखते हैं कि क्या क्या है। तो आप थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में, यहां पे ध्यान देना है आपको, आइडियल सॉल्यूशन के केस में आपको बताया था कि वेपर प्रेशर theoretical is equal to vapor pressure of the solution observed, जिसका ये मतलब है कि एक सॉल्यूशन का जो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर आप एक्सपेक्ट करते हो इतना होना चाहिए वहीं उसका कैलकुलेटेड या ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर देखा जाता है, राइट। तो इसलिए वो आइडियल है। तो इसका ये मतलब है कि यहां पर क्या होगा, ये ऑब्जर्व प्रेशर थ्योरेटिकल से या तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो एक सॉल्यूशन जिसका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा या कम है एक्सपेक्टेड एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड द रॉल्स लॉ, उसे हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसलिए हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। तो हम यहां पर सबसे पहले इसको पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और दूसरी तरफ इसको हम कर देते हैं नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमारे पास 2 ऐसे कंडीशन है। चलो अब हम इनको दोबारा से एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें आने वाली हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर एक सॉल्यूशन का ऑब्जर्व वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के इक्वल है तो वो आइडियल है। इसका मतलब है कि इन दोनों केसेस में ऑब्जर्व वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से इक्वल नहीं है, यानी या तो वो कम है या ज्यादा है। तो अगर वो ज्यादा है तो पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और अगर वो कम है तो नेगेटिवली डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है वो है, जो फर्स्ट पॉइंट आपको मिल रहा है वो है कि वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन थ्योरेटिकली, यानी ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज मोर देन द थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर, राइट। मैं इसके कारण पे भी आऊंगा लेकिन पहले आप स्टेटमेंट को 1 by 1 क्लियर करो। इसके केस में क्या लिखेंगे, दैट द वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड is less than vapor pressure of the solution
ऑब्टेन थ्योरेटिकली। ये कंडीशन है। मैं कारण पे आऊंगा और आपको एक एग्जांपल के जरिए ये कारण भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बट उस कारण को जानने के लिए हमें एक एग्जांपल के जरिए समझाना होगा कि ये है क्या। तो मैं इस स्पेस को यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें हमारे पास कोई एक लिक्विड है और उस लिक्विड को हमने हीट किया और वेपर बना। तो हम सपोज ये जो है रिप्रेजेंट करता है ए को। तो इसका मतलब है कि यहां पे इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ए टाइप का है। और ठीक इसी तरह हम एक दूसरा सॉल्यूशन ले लेते हैं, राइट। इसको मैं नीचे लिख देता हूं सो दैट आई कैन गेट सम स्पेस। ए अब एक दूसरा हमने कंटेनर ले लिया और उस दूसरे कंटेनर में हमारा दूसरा कंपोनेंट है और ये मान लेते हैं कि ये बी है। तो इस केस में बी और बी के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो बी टाइप इंटरेक्शन होगा। फिर हमने क्या किया कि इन दोनों को एक नए कंटेनर में एक साथ मिला दिया। तो अब क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके से मान लेते हैं चारों आ गए। तो यहां पे जो इंटरेक्शन का टाइप है वो ए बी टाइप का हो गया। ए बी, चलो इसको हाईलाइट करने के लिए डिफरेंशिएट कर लो, राइट। तो ये एक बी है और ये एक दूसरा वाला बी है। तो ए बी और ए बी टाइप का इंटरेक्शन है, ए बी और ए बी टाइप का इंटरेक्शन हो गया, राइट। तो अब क्या होता है कि वेपर प्रेशर बढ़ने का एक सिंपल सा कारण होता है कि ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है यहां पे ए बी के बीच का इंटरेक्शन ए या बी से कम होगा। चलो ये भी एक हमारा पॉइंट बनता है, तो मैं साथ साथ उसको लिखता हूं। ध्यान से देखना है, अगर ए बी टाइप इंटरेक्शन is less than AA type interaction or BB type interaction। BB type interaction क्या मतलब है, यहां पे लिख देता हूं इंटरेक्शन, राइट। ओके, लेट्स टॉक अगेन। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन वीक है एज कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर वहां पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैं इसको एक और सिंपल से तरीके से समझाता हूं। देखो, अगर ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, अब इन दोनों को जब मिलाया तो इनके बीच में इंटरेक्शन पहले से बहुत अच्छा नहीं है, मतलब पहले जितना इंटरेक्शन था उससे कम है। तो अगर दो अलग अलग लोग एक साथ आ गए, राइट, ठीक है। अब दो अलग अलग लोग एक साथ आए बट उनके बीच में क्या है, कोई इंटरेक्शन नहीं डेवलप हो रहा है या बहुत वीक इंटरेक्शन हो रहा है, तो उनके अलग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अलग होने का चांसेस ज्यादा होने से मतलब यहां पर कि वो बहुत जल्दी वेपर बनकर बाहर निकल जाएंगे। तो मैं उन इंडिविजुअल्स को नहीं कह रहा, यहाँ पे पार्टिकल्स को कह रहा हूं। तो इसीलिए ए बी टाइप इंटरेक्शन बहुत कम है एज कंपेयर टू ए और बी टाइप इंटरेक्शन। और इसलिए क्या होगा, वेपर प्रेशर जो ए या बी के द्वारा जो बनेगा दोनों में से किसी एक का, वो एक्सपेक्टेड यानी थ्योरेटिकल प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी दूसरी तरफ जो हमारा पॉइंट बनेगा वो पॉइंट क्या होगा, अब इसी को रिवर्स कर लेते हैं। 2AB टाइप इंटरेक्शन is greater than AA or BB type interaction or BB interaction, राइट। तो ये हो गया हमारा दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। थर्ड पॉइंट पे हम आकर बात करते हैं कि और किसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या देखा जाता है। तो आप एक इंपॉर्टेंट चीज को, हमने आइडियल सॉल्यूशन में बोला था कि देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम आफ्टर द टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, यानी ए और बी को जब मिला के ए बी बनाया तो इनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं दिखता। यानी सपोज ये 5 ml तो ये वाला 10 ml दिखता है, यानी 10 - 10 तो क्या हो गया, 0। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0, राइट। आइडियल में क्या था, इक्वल टू 0, लेकिन यहां पे 0 से बढ़ जाएगा। दोबारा से बता रहा हूं, मान लो आपने 5 ml और 5 ml मिलाया और ये आपको मिला 15 ml, तो इसका मतलब क्या है कि 15 - 10 तो 5 ml बढ़ गया, राइट, 5 ml बढ़ गया। तो इसीलिए डेल्टा वी क्या हो गया, 0। इस केस में क्या होगा, थर्ड वाले में, ऑफकोर्स आपको दिमाग में आने लगा कि यहां पर डेल्टा वी इज लेस देन 0, राइट। यहां पे वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। मान लो ये 5 और 5 था तो 10 हो गया, लेकिन इसकी वॉल्यूम में देखा कि सिर्फ 8 ml है। तो इसका मतलब क्या है कि 8 और ये -10 तो क्या हो गया, कमी आ गई ना, राइट। तो इसीलिए ये लेस देन 0 हो गया, राइट। दोबारा से ध्यान से देखो, अगर ये 5 और 5 था और ये सिर्फ 8 है तो 8 - 10
ml का डिफरेंस आ गया, यानी 2 ml क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। तो इसीलिए चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, लेस देन 0, जिसका मतलब है नेगेटिव हो गया। और इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ये क्या था हमारा, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलो अब फोर्थ पॉइंट पे आके बात करते हैं कि क्या क्या है। फोर्थ है कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो आइडियल अगर सॉल्यूशन है तो डेल्टा H इक्वल टू 0, यानी चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, 0। मैं ये गलत लिखा हूं तो दोबारा भी मैं इसको समझा रहा हूं। तो एक आइडियल सॉल्यूशन के केस में चेंज इन एंथैल्पी 0, इसका ये मतलब है कि इसका एक अपना एंथैल्पी है, इसका एक अपना एंथैल्पी है, और दोनों को मिलाने के बाद जो एंथैल्पी है वो एग्जैक्टली दोनों के सम के इक्वल है, तो इसलिए क्या हो गया, 0। लेकिन क्योंकि हम पॉजिटिवली डेविएटेड की बात कर रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। क्या मतलब है इसका, कि जो सॉल्यूशन बना इसमें ध्यान से देखना है कि इसका हीट जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि एंथैल्पी यहां पे 0 से ज्यादा हो जाएगा, राइट। अब फोर्थ पॉइंट यहां पे क्या बना हो गया, फोर्थ पॉइंट डेल्टा एच इज लेस देन 0, ध्यान से देखो, मैं वो फिर से बताना चाहता हूं। सपोज इस चीज के फॉर्मेशन, देखो होता क्या है, आप यहां पे इस चीज को फॉलो करो। मान लेते हैं कि ये ए और ए टाइप का इंटरेक्शन था, राइट। तो जब आप और दूसरा ये बी और बी टाइप का इंटरेक्शन था, राइट। अब होता क्या है कि ए बी टाइप का इंटरेक्शन तभी बनेगा, ए बी टाइप का इंटरेक्शन तब बनेगा जब ये बॉन्ड पहले टूटेगा, ये टूटा, दोनों टूटा और फिर दोनों अलग हुआ, और तब जाकर के ये 2AB बना, राइट। इसको एज ए रिएक्शन देख लेते हैं। ये ए और बी के बीच का इंटरेक्शन टूटा तो जाकर बना 2AB। तो आपको पता है कि ये जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, तो पॉजिटिव होगा। ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव होगा, राइट। तो अगर ये नेगेटिव है तो डेल्टा H क्या मतलब है इसका, देखो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव में आना चाहिए। पॉजिटिव में आने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की टोटल इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की टोटल इंथैल्पी जब करेंगे तो वो 0 से बड़ा होगा। यानी मान लेते हैं कि हमने इसमें 5 जूल और 5 जूल एनर्जी स्पेंड किया और आपको यहां पे मिला 15 जूल, तो क्या हो गया 15 माइनस 10, यानी 5 जूल एनर्जी क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो ये सिचुएशन है। अब मुझे इसको रिमूव करना होगा। चलो अब इस पे आगे बढ़कर बात करते हैं कि फिफ्थ क्या है। देखो फिफ्थ है कि अगर हमने रॉल्स लॉ का ग्राफ फॉलो किया था तो मैं उसी ग्राफ को यहां बताना चाहता हूं, ये फिफ्थ पॉइंट को कवर करेगा। वो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे था, राइट। ये हमारा एक्स एक्सिस था जो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता था, ये वाई एक्सिस था जो कि वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता था। तो जो रॉल्स लॉ का ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, राइट। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको देखो, कि उसके बिना आप डायरेक्टली इस पॉइंट को अगर चेक करते हो तो क्लियर मे बी नहीं होगा, राइट। तो ये पहले कंपोनेंट का प्रेशर है तो मैं इसको PA से रिप्रेजेंट करता हूं, और फिर दूसरा ग्राफ था हमारा इस तरीके से जो कि PB का यानी दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, और ये था हमारा टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन यानी P टोटल, राइट। तो ये तो आइडियल के केस में, तो यहां पे पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है वो तीनों ही केसेस में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तीनों ही केसेस में क्या होगा, बढ़ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तीनों ही केसेस में क्या हो गया, बढ़ गया। अब चलो नेगेटिव में आके बात करते हैं क्या होता है। तो नेगेटिव में मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारा तो ये जैसे मैंने कहा ये वेपर प्रेशर को दिखा रहा है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन को दिखा रहा है, राइट। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो वो आप ग्राफ डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, तभी आपको क्लियर होगा। तो अब यहां पे देखना है कि ये पहले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हो गया PA, और सपोज ये हमारा दूसरा ग्राफ है जो PB को रिप्रेजेंट करता है, PB, और डेफिनेटली ये वाला जो है वो क्या है, सॉरी ये है हमारा P टोटल। ये है क्या, P टोटल आई होप याद होगा, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB था, PA प्लस PB। तो अब क्योंकि ये तो अभी रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग है तो होगा क्या, नेगेटिव डेविएशन की बात हो रही है, तो तीनों ग्राफ को हमें नीचे की ओर स्लाइटली कुछ इस तरीके से दिखाने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ये तीनों नेगेटिवली डेविएशन को दिखा रहा है, ये पॉजिटिवली डेविएशन को दिखा रहा है। तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये रॉल्स लॉ के द्वारा बनाए गए ग्राफ को ये पॉजिटिवली फ्लक्चुएट होते हुए दिखाता है और ये नेगेटिवली फ्लक्चुएट होते हुए दिखाता है। अब आते हैं कि आखिर
कौन कौन से वो सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो चलो हम पहले पॉजिटिव पे आके बात करते हैं। तो ये हमारा 6 पॉइंट है जिसमें मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल। ध्यान से देखना है, अगर आप इथेनॉल यानी C2H5OH, अगर आप इथेनॉल को मिक्स करते हो प्रोपेनॉन के साथ, एसीटोन के साथ, CH3CO CH3CO CH3। तो अब यहां पहले मैं आपको ओरली समझा रहा हूं, फिर जरूरत पड़ेगा तो देखते हैं। रिमेंबर, इथेनॉल और इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इथेनॉल और इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जब आप एसीटोन को मिलाते हो तो एसीटोन उनके बीच में आ जाता है, लेकिन ये कोई एडिशनल बॉन्ड नहीं बनाता। यानी एसीटोन इथेनॉल के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बावजूद ये कोई नया बॉन्ड नहीं बनाता। तो क्या हो गया, ये एक क्या बोलते हैं इसको, कि एक बाहरी इंडिविजुअल आया जो इथेनॉल के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ा, राइट? ये तोड़ दिया। तो क्या हो गया, इथेनॉल मॉलिक्यूल्स अलग हो गए। तो जब अलग होगा तो वो आसानी से वेपर बनेगा। जब आसानी से वेपर बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, रॉल्स लॉ के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा, राइट? समझ में आ रही बात? ये इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, घर तोड़ना है। तो एक तरह से ये एक इंडिविजुअल है जो एक फैमिली के अंदर आया और लोगों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ दिया, जिससे लोग घर से निकलने लगे, अलग होने लगे, राइट? अलग होने का मतलब यहाँ वेपर प्रेशर आसानी से बनना है। तो पहला एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस एसीटोन, राइट? ओके। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, ये दूसरा एग्जाम्पल सपोज ये बी है। अगर कार्बन डाइसल्फाइड में आप एसीटोन मिलाओगे, यही CH3CO CH3, तो यहां पर भी क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड जो कि एक सॉल्वेंट है, उसके बीच में जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो और वीक हो जाता है एसीटोन के मिलाने की वजह से। तो इसलिए इसका भी सॉल्यूशन, ये जो सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया, यानी इन दोनों के बीच में क्या हो गया, AB के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और BB के बीच से A और BB के कंपैरिजन में कम है, तो ऑफकोर्स वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। चलो अब इसमें हम देखते हैं नेगेटिवली डेविएटेड में क्या एग्जाम्पल है। तो नेगेटिवली डेविएटेड का सिंपल एग्जांपल क्या है, आप देखो, अगर सपोज आप फिनॉल मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, C6H5OH, फिनॉल को एनिलीन के साथ मिलाओगे जो कि है C6H5NH2, एनिलीन के साथ मिलाओगे तो अब क्या होगा, उस पर ध्यान देना। देखो, अगर आप फिर से फिनॉल को कंसीडर करो तो फिनॉल में एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसी तरह एनिलीन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये क्या करता है, जब फिनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाता है तो ये एक एडिशनल बॉन्ड उनके साथ जुड़ जाता है, यानी एक ऐसे मेंबर की तरह जाता है जो सब लोगों के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेता है। तो जब सारे लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, बाहर वाला भी और साथ वाला भी, तो क्या होता है कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गया, राइट? यानी जो ओल्ड इंटरैक्टिव फोर्सेस थे उसके कंपैरिजन में न्यू इंटरैक्टिव फोर्सेस क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो जब अगर इंटरैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो सॉल्वेंट का वेपर के फॉर्म में निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा, और इसीलिए रॉल्स लॉ के एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम वेपर प्रेशर बनेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो एक एग्जाम्पल है फिनॉल और एनिलीन, और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला क्या है, CHCl3, और एसीटोन तो मैंने पहले भी लिख दिया है CH3CO CH3, राइट? एसीटोन यानी प्रोपेनॉन, राइट? तो इनके केसेस में भी एक एग्जांपल आपका ये हो गया नेगेटिव डेविएशन का, और एक एग्जांपल ये हो गया। मैं यहाँ पे फिर अगर समझाऊं, अगर आपको कुछ बना के, तो प्लीज यहाँ पे आप देखना, राइट? तो जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म कुछ इस तरह से है, C के साथ 3 Cl यहां, और साथ में एक हाइड्रोजन इधर है। अब दूसरा प्रोपेनॉन पे आके बात करते हैं। प्रोपेनॉन में कुछ इस तरीके से कीटोन ग्रुप है, और ये 2 मिथाइल ग्रुप है बाहर। अब होता क्या है, आपको याद होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ऑक्सीजन या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है, जो या तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन होता है। तो यहां पर देखो, इस O और H के बीच में
एक बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा, और ये नया बॉन्ड हमारा इनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस को बढ़ा देगा, राइट। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इन दैट केस क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। तो ये सारे फीचर्स थे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के। काफ़ी एफर्टफुल रहा। आई वुड से कि अगर आपने इन सारी चीज़ों को एक बार में पूरी तरह से गेन नहीं किया है तो कई बार कुछ चीज़ों को डिफिकल्टीज को देखकर आपको लगता है कि नहीं ये शायद अजीब सा है, फॉरगेट दैट। आई वुड से कि ऐसी चीज़ों की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है जो आपको डायरेक्टली दिमाग में नहीं जाता, तो आप उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार ज़रूरत हो आप उसको देखो, समझो, प्रैक्टिस करो, तब जाकर, क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली जितना स्ट्रांग रहोगे ना उतना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। सिर्फ 12th क्लास के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो कि चलो ये छोड़ दिया, ये पढ़ लिया। फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू हैव टू हैव एवरी बिट ऑफ योर एनसीईआरटी, एवरी बिट ऑफ योर एक्सपेक्टेशन। तो आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन मत रखो, उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट भी करो। एनीवे, तो ये सारी बातें थी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आपसे थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपने इसको लाइक किया है तो आई वुड से शेयर विद योर फ्रेंड्स, and you haven't subscribed yet, do that. And if you like, just give a thumbs up. And thanks for watching and take care.